के उस विशाल डेटाबेस को खोलने जा रहे हैं। ये सच में एक टाइम कैप्सूल जैसा है। सही कहा। मतलब ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा, उसके बदलते स्वरूप और कह सकते हैं कि कुछ बहुत गहरी कमियों का विश्लेषण है। और इस विश्लेषण का असली मकसद भी यही होना चाहिए। सिर्फ ये बताना कि कितने लोग हैं वो तो कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी इंटरनेट पर पढ़ सकता है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण ये है कि उन आंकड़ों के पीछे जो तंत्र काम कर रहा है, जिसे हम मैकेनिज्म कहते हैं, उसे समझा जाए। हर एक प्रतिशत के पीछे एक पूरी ऐतिहासिक चुनौती होती है। और सामाजिक पूर्वाग्रह भी तो होते हैं। एकदम सही। 1 अरब से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद छिपी है इन नंबरों में। जब हम इन्हें डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि ये केवल एक देश की कहानी नहीं है। तो मतलब एक ही भौगोलिक सीमा के भीतर कई अलग अलग दुनिया बसती है ना। हाँ, बिल्कुल। कई अलग अलग कालखंड एक साथ चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस तस्वीर के कैनवास को समझते हैं। मेरा मतलब है कि किसी भी देश को समझने के लिए पहले उसका साइज देखना जरूरी है। भौतिक और जनसांख्यिकी आकार। हाँ, 2011 के अनुसार हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है और जमीन के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा है। पर जमीन से ज्यादा दिलचस्प बात वहां रहने वाले इंसानों की है। बिल्कुल। 2011 में ये आंकड़ा 121 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था, जिसमें लगभग 62 करोड़ पुरुष और 58 करोड़ के आसपास महिलाएं थीं। अब यहाँ मुझे एक चीज ने सच में चौंका दिया। मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। हाँ, ये आंकड़ा हमेशा हैरान करता है। अगर यूपी एक अलग देश होता तो भाई वो आबादी के मामले में ब्राजील या पाकिस्तान को टक्कर दे रहा होता। ये एक ही राज्य के भीतर एक पूरा राष्ट्र समेटने जैसा है। यूपी का ये जो पैमाना है वो अपने आप में प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल चुनौतियों का एक विशाल पहाड़ है। पर कुल संख्या से ज्यादा हमें उस रफ्तार को देखना चाहिए जिससे ये आबादी बढ़ रही है। अच्छा, तो रफ्तार में क्या बदलाव आया? यहीं पर जनसांख्यिकी का सबसे बड़ा बदलाव दिखता है। 2001 से 2011 के बीच जो दशकीय वृद्धि दर थी, उसमें एक ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। गिरावट? हाँ, ये 21.5% से लुढ़क कर 17.7% पर आ गई। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सीधा परिणाम है। मैं संक्रमण वाले हिस्से को थोड़ा और समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं राज्यों के स्तर पर देखता हूँ तो ये 17% वाला राष्ट्रीय औसत एकदम भ्रामक लगता है। वो कैसे? मतलब एक तरफ मेघालय है जहां आबादी 47.9% की भारी रफ्तार से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ नागालैंड है जिसका आंकड़ा तो दिमाग ही हिला देता है। हाँ, नागालैंड का नकारात्मक ग्रोथ। बिल्कुल, -0.6%। मतलब 10 सालों में वहां की आबादी बढ़ने के बजाय सिकुड़ गई। और वहीं केरल में ये मात्र 4.9% है। एक ही देश में इतने अलग नियम कैसे काम कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें जनसांख्यिकीय संक्रमण के 3 चरणों को देखना होगा। अच्छा, तो पहला चरण क्या है? पहले चरण में समाज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक होते हैं, तो आबादी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। बैलेंस बना रहता है। सही। फिर दूसरे चरण में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचती हैं, तो मृत्यु दर तो गिर जाती है, लेकिन लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना जारी रखते हैं। ओहो, मतलब यही वो चरण है जहां आबादी का विस्फोट होता है, जैसे कि मेघालय में दिख रहा है। एकदम सटीक। और फिर आता है तीसरा चरण, जहां शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा और विकास के कारण जन्म दर भी तेजी से गिरने लगती है। केरल इसी उन्नत चरण का बेहतरीन उदाहरण है। समझ गया। पर नागालैंड के माइनस में जाने का क्या कारण है? नागालैंड के मामले में सिर्फ जन्म दर गिरना कारण नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कारण पलायन है, और पिछली जनगणना में हुई कुछ विसंगतियों का सुधार भी हुआ था वहां। अच्छा, तो डेटा करेक्शन भी एक वजह थी। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारा हर राज्य विकास की एक अलग टाइम मशीन में बैठा है। बिल्कुल सही उपमा है ये। अब जब आबादी इतनी विविध गति से बढ़ रही है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे लोग रहते कहाँ और कैसे हैं? मतलब जनघनत्व क्या है? हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। 2011 में राष्ट्रीय जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये पिछले दशक की तुलना में 57 लोगों की सीधी वृद्धि है। और ये प्रति वर्ग किलोमीटर 57 नए लोगों का जुड़ना जमीन और पानी पर एक अकल्पनीय दबाव पैदा करता है। जैसे आपके पास जो भी संसाधन हैं, उन्हें अब 57 और लोगों के बीच बांटना है। बिल्कुल।
बुनियादी ढांचे पर ये बहुत भारी पड़ता है। और ये दबाव पूरे देश में एक जैसा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। हाँ, सबसे कम घनत्व। मतलब ये किसी खाली पड़े विशाल ऑडिटोरियम जैसा है जहां आवाज भी गूंजती है। और फिर हम बिहार की तरफ मुड़ते हैं, जहां ये आंकड़ा 1106 है। और शहरों की हालत तो इससे भी ज्यादा चरम पर है। हाँ, दिल्ली का जनघनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बिल्कुल मुंबई की लोकल ट्रेन के डब्बे जैसा है, जहां पीक आवर में पैर रखने की जगह नहीं होती। ये मुंबई लोकल ट्रेन वाली उपमा इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। दिल्ली या बिहार का ये घनत्व केवल उच्च जन्म दर का परिणाम नहीं है। तो फिर असल कारण क्या है? ये अवसरों के केंद्रीकरण का नतीजा है। मतलब लोग वहीं जाते हैं जहां रोजगार, अस्पताल और शिक्षा होती है। पलायन। हाँ, जब तक छोटे शहरों और गांवों में आर्थिक इंजन नहीं चलेंगे, महानगरों की लोकल ट्रेनें ऐसे ही खचाखच भरी रहेंगी। और गांव की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि भारत की आत्मा अभी भी गांव में ही बसती है। लगभग 68.8% आबादी ग्रामीण है। जो करीब 83 करोड़ लोग होते हैं। हाँ, जबकि नगरीय आबादी 31.2% थी। पर यहाँ ये देखना जरूरी है कि भले ही ग्रामीण आबादी का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन दशकीय वृद्धि की रफ्तार शहरों में कहीं ज्यादा है। अच्छा, मतलब शहर ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, शहरी क्षेत्रों में वृद्धि दर लगभग 32% रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सिर्फ 12% के आसपास थी। तो भारत बहुत तेजी से शहरीकरण की ओर भाग रहा है। खेती से घटती आय और शहरों में सर्विस सेक्टर का जो उभार है, वो इस भारी पलायन के मुख्य कारण है। इस शहरीकरण में भी मुझे कुछ मजेदार विरोधाभास दिखे। जैसे हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अधिक ग्रामीण राज्य है, जहां केवल 10% लोग शहरों में हैं। और दूसरी ओर प्रतिशत के हिसाब से गोवा 62% के साथ सबसे अधिक शहरीकृत है। गोवा का नाम सुनकर लोगों को शांत समुद्री किनारे याद आते हैं। बिल्कुल, पर सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो गोवा असल में एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ शहर ही है। हालांकि कुल शहरी आबादी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। खैर, भूगोल और निवास के इस बंटवारे के बाद हमें इस आबादी के सामाजिक और जैविक ढांचे की ओर मुड़ना चाहिए। सामाजिक ढांचा मतलब? जन घनत्व हमें ये बताता है कि लोग कितने करीब रहते हैं, लेकिन लिंगानुपात हमें ये बताता है कि उस समाज की सोच कितनी विकसित है। पुरुषों और महिलाओं के बीच का संतुलन। हाँ, किसी भी सभ्यता की गहराई को नापने का यही सबसे सटीक पैमाना है। और यहीं से इस चर्चा का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा शुरू होता है। समग्र लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का है, जो पिछले दशक से 10 अंक बेहतर है। केरल 1084 के अनुपात के साथ सबसे ऊपर है और हरियाणा 879 के साथ सबसे नीचे। ये 10 अंकों का सुधार सुनकर एक पल के लिए लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? सच कहूं तो वो सिर्फ एक भ्रम है। भ्रम? वो कैसे? समग्र लिंगानुपात में जो सुधार दिख रहा है, उसके पीछे का मैकेनिज्म हमारी सामाजिक सोच का बदलना नहीं है। इसका सीधा संबंध चिकित्सा विज्ञान की तरक्की से है। ओह, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। बिल्कुल, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, इसलिए महिलाएं अब लंबा जीवन जी रही हैं। इससे समग्र आबादी में उनका अनुपात बेहतर दिखने लगता है। तो असली हकीकत क्या है? समाज की असली हकीकत देखनी है तो हमें शिशु आबादी की ओर देखना होगा। और यही वो भयानक सच है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल जनसंख्या करीब 16 करोड़ थी, लेकिन जब हम शिशु लिंगानुपात देखते हैं तो वो धड़ाम से गिरकर सिर्फ 919 रह जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि 2001 की तुलना में इसमें 8 अंकों की भारी गिरावट आई है। राज्यों में अरुणाचल 972 के साथ शीर्ष पर है, लेकिन सबसे नीचे हैं हरियाणा 834 और पंजाब 846 पर। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती। कृषि और अर्थव्यवस्था में इतने समृद्ध राज्य अपनी ही बच्चियों के लिए सबसे खतरनाक जगह कैसे बन गए? ये एक बहुत ही गहरी समाज शास्त्रीय पहेली है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि गरीबी और अशिक्षा ही पिछड़ी सोच का कारण होती है। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के मामले में आर्थिक समृद्धि ने एक अलग ही रूप ले लिया। एक तरफ वहां समाज की गहरी पितृसत्तात्मक जड़ें हैं, जहां जमीन का वारिस सिर्फ बेटे को माना जाता है, और दूसरी तरफ आधुनिक चिकित्सा तकनीक जैसे अल्ट्रासाउंड आसानी से उपलब्ध हो गई।
अरे मतलब तकनीक का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल। जब इन दोनों का घातक संगम होता है तो समाज इस तकनीक का इस्तेमाल कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए करने लगता है। तो पैसे ने इस जघन्य काम को और आसान बना दिया। हाँ, ये साबित करता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास दो बिल्कुल अलग पटरियां हैं। और इस पितृसत्तात्मक मानसिकता को तोड़ने का एकमात्र उपाय शिक्षा ही है। तो चलिए भारत की साक्षरता दर का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। साक्षरता के आंकड़े भी कम दिलचस्प नहीं है। 2011 में समग्र साक्षरता दर 73% थी, केरल 94% के साथ सबसे ऊपर और बिहार 61.8% के साथ सबसे नीचे। लेकिन ये 73% का आंकड़ा भी बहुत कुछ छुपाता है ना? एकदम। जब हम इसके भीतर लैंगिक खाइयां देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। पुरुष साक्षरता 80% से ज्यादा है, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 64%। और अगर शहरी और ग्रामीण विभाजन देखें तो शहरी साक्षरता 84% है, जबकि ग्रामीण 68% के आसपास है। और अगर हम इन आंकड़ों को एक साथ मिला दें तो बिहार का उदाहरण रोंगटे खड़े कर देता है। बिहार में कुल महिला साक्षरता मात्र 51.5% है। मतलब बिहार के ग्रामीण इलाकों में लगभग आधी महिलाएं अपना नाम तक नहीं लिख सकती। समग्र साक्षरता का ये चमत्कारी आंकड़ा एक गांव की महिला की असली स्थिति को पूरी तरह ढक देता है। समाजशास्त्र में इस विशेष स्थिति को डबल डिसएडवांटेज या दोहरा नुकसान कहा जाता है। दोहरा नुकसान मतलब दो तरफ से मार। हाँ, इसके काम करने का तरीका बहुत सीधा है। एक ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होना पहला नुकसान है, जहां स्कूल दूर है, शिक्षक नहीं है, ये तो भौगोलिक नुकसान हुआ। और दूसरा, इसके ऊपर उस गांव में एक लड़की के रूप में पैदा होना दूसरा नुकसान है, जहां समाज मानता है कि लड़की को तो घर का काम ही करना है, इसलिए उस पर पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना बेकार है। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। बिल्कुल। जब ये भौगोलिक और लैंगिक नुकसान एक साथ मिलते हैं तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी विकास की दौड़ से बाहर हो जाती है। और एक अशिक्षित माँ का सीधा असर अगली पीढ़ी के कुपोषण पर भी तो पड़ता है। हाँ, और शिशु लिंगानुपात पर भी। जब हम विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने की बात कर ही रहे हैं, तो जनगणना के उन समुदायों पर नजर डालना बेहद जरूरी है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर धकेला गया। आप अनुसूचित जाति और जनजाति की बात कर रहे हैं? हाँ, एससी और एसटी। एससी आबादी 20 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी, जो देश की जनसंख्या का 16.6% है। इनकी दशकीय वृद्धि 20.8% रही और लिंगानुपात 945 है। और प्रतिशत के आधार पर पंजाब में सबसे अधिक एससी आबादी है, करीब 32%। और नागालैंड, अरुणाचल, लक्षद्वीप और अंडमान में कोई भी एससी आबादी दर्ज नहीं की गई। ऐसा क्यों है? इस भौगोलिक वितरण का एक ऐतिहासिक पहलू है। जाति व्यवस्था मुख्य रूप से मैदानी और कृषि प्रधान समाज की संरचना थी, जबकि ये जो क्षेत्र हैं, ये ऐतिहासिक रूप से बाहरी दुनिया से कटे हुए जनजातीय समाज रहे हैं। अच्छा। और यही हमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आंकड़ों की ओर ले जाता है। कुल एसटी आबादी 10.43 करोड़ थी। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम शीर्ष पर है, जहां 94% आबादी आदिवासी है। और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कोई एसटी आबादी नहीं है। लेकिन इन सबके बीच एक आंकड़ा ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। कौन सा आंकड़ा? एसटी समुदाय का समग्र लिंगानुपात 990 है। मतलब रुको, मुझे यहाँ एक भारी विरोधाभास दिख रहा है। हम तो मानते हैं कि आधुनिकता, कॉर्पोरेट जॉब्स और बड़े अस्पताल ही समाज को प्रबुद्ध बनाते हैं। आदिवासी इलाकों में तो इन चीजों की अक्सर कमी होती है। बिल्कुल। फिर ऐसा कैसे है कि बिना इस विकास के भी उनका लिंगानुपात 990 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 पर अटका है? ये जनगणना का सबसे शक्तिशाली रहस्योद्घाटन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में पिछड़ापन है क्या। आप सही कह रही हैं। जनजातीय समुदायों का जो सामाजिक ढांचा है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत अधिक समतावादी या इगैलिटेरियन रहा है। ये कैसे काम करता है? आदिवासी अर्थव्यवस्था जंगल, जमीन और स्थानीय कृषि पर निर्भर करती है, जहां महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पुरुषों के बराबर होती है। तो लड़कियां बोझ नहीं मानी जाती? बिल्कुल नहीं। वहां मुख्य धारा के समाज जैसी दहेज प्रथा या वंश चलाने के लिए बेटे की चाहत की कोई गहरी पितृसत्तात्मक बीमारी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। उनके पास भले ही कंक्रीट के मकान न हो, लेकिन सामाजिक चेतना के मामले में वे तथाकथित मुख्य धारा के समाज से दशकों आगे हैं। 990 का आंकड़ा इसी का प्रमाण है। ये सच में नजरिए को बदलने वाला तथ्य है। भाई, हमने जनघनत्व देखा, शहरों का पलायन देखा, लिंगानुपात के दोहरे चेहरे देखे और साक्षरता की खाइयां नापी।
अगर इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक नक्शा बनाया जाए तो हमारे सामने राज्यों के 3 बिल्कुल अलग-अलग मॉडल या आर्केटाइप उभर कर आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों के चरम आंकड़े इन आर्केटाइप्स को और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे दिल्ली का घनत्व 11,000 से ज्यादा, लक्षद्वीप की साक्षरता 91% और दमन व दीव का लिंगानुपात मात्र 618। दमन और दीव में यह भारी पुरुष प्रवासन की वजह से पैदा हुई एक विकराल स्थिति है। बड़े राज्यों की बात करें तो पहला आर्केटाइप है केरल, जो सामाजिक विकास के शीर्ष पर है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक लिंगानुपात और बहुत कम जनसंख्या वृद्धि। ये एक परिपक्व समाज का मॉडल है, लेकिन इसके भीतर एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है, और वो है उम्रदराज होती आबादी यानी एजिंग पॉपुलेशन। इसका क्या असर होगा? इसका अर्थशास्त्र बहुत निर्मम होता है। जब जन्म दर इतनी गिर जाती है तो कुछ दशकों बाद काम करने वाले युवाओं की संख्या कम हो जाती है। और बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल, मतलब कम करदाता मिलकर एक बहुत बड़ी बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य का बोझ उठाएंगे। और यहीं पर दूसरा आर्केटाइप फ्रेम में आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ केरल से बिल्कुल उल्टी स्थिति है। हाँ, बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम साक्षरता है। और यूपी में युवाओं की भारी भीड़ है। यही भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश छिपा है। इन राज्यों के पास काम करने वाले युवाओं की एक विशाल फौज है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार है ना? बिल्कुल। अगर बिहार और यूपी अपने युवाओं को वो कमजोर शिक्षा देंगे तो ये फौज किसी आधुनिक अर्थव्यवस्था में काम नहीं आ सकेगी। और फिर ये जनसांख्यिकीय लाभांश एक आपदा बन सकता है। बिना रोजगार के सामाजिक असंतोष तो फैलेगा ही। और तीसरा आर्केटाइप है दिल्ली, जो चरम नगरीय संकेंद्रण का उदाहरण है। ये एक ऐसा विशाल शहरी स्पंज है जो युवाओं को रोजगार के नाम पर सोख रहा है, लेकिन अपने ही ढांचे के बोझ तले हाँप रहा है। ये एक गतिशील व्यवस्था है जहां शिक्षा और पलायन हर रोज इस नक्शे को बदल रहे हैं। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे एक ही देश के अंदर 3 अलग-अलग देश बसते हैं। खैर, 2011 की जनगणना का ये विश्लेषण साबित करता है कि आंकड़ों के पीछे की सच्चाइयां ही भविष्य तय करती हैं। बिल्कुल। पर इस चर्चा का अंत मैं एक ऐसे विचार के साथ करना चाहता हूं जो सोचने पर मजबूर कर दे। आज हमने जो भी बात की वो 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। जो काफी पुराना है। जरा सोचने वाली बात है। उस जनगणना के बाद से हमारे देश में स्मार्टफोन की क्रांति आ गई, सस्ता इंटरनेट हर गांव तक पहुंच गया, डिजिटल इंडिया बन गया। और फिर एक वैश्विक महामारी भी आई जिसने जीने और काम करने के तरीके जड़ों से हिला दिए। ये सचमुच एक सदी का बदलाव है जो बस 10 सालों में आ गया। और क्योंकि अगली जनगणना में देरी हुई है, हम असल में 2011 के पुराने नक्शे के सहारे 2026 की इस दुनिया में नेविगेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही डरावना विचार है ना? बिना हमें भनक लगे हमारे पैरों के नीचे की सामाजिक और सांस्कृतिक जमीन कितनी खिसक चुकी होगी। और जब नए आंकड़े आएंगे तो शायद कई बड़े भ्रम टूट जाएंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। खैर, आज के इस गहन जनसांख्यिकीय सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी अनकही परतों के साथ।